हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम पर्पस के लिए एक क्विक रिवीजन सेशन, जिसमें हम पूरे चैप्टर्स को मात्र 40 से 50 मिनट में पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, सारी चीजें हम बहुत ही एकदम जैसे इस तरीके से लिखेंगे, मतलब आपको बताया जाएगा जिस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, इसलिए पूरे लेक्चर में बने रहिएगा। आप अगर आप चाहते हैं कि आपका कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। आपके इस वीडियो में आपका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पूरा आपको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए ये देखिए हमारी फर्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें डिफिनेशन में क्या लिखा गया है आपका। द प्रॉपर्टी ऑफ a material due to which it can exert electrostatic force on material या फिर ऑब्जेक्ट। मतलब चार्ज हमारी वो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देती है। समझ रहे हैं, जैसे किसी बॉडी के ऊपर रिपल्सिव फोर्स दे रही है, अट्रैक्टिव फोर्स दे रही है, वो हमारा चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। याद रखिए कि चार्ज हमारी किसकी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये रहा हमारा चार्ज का फार्मूला। क्या है? चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, करंट को आई से, टाइम को टी से। हमको मिला क्यू बराबर में आई टी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि आई मतलब करंट। करंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ए, और टाइम का होता है टी। तो हमको चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला है ए टी। देखिए हमने लिखा है ए टी। ठीक है, अब देखिए चार्ज हमारे टू टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है हमारा नेगेटिव चार्ज। अब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है? मतलब कोई बॉडी, अगर हम कहते हैं ये बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए वो पॉजिटिव बोल रहे हैं। इसको डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और अगर कोई बॉडी हमारी नेगेटिव चार्ज, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 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 ये मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की कमी है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा है, इसलिए वो बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, अब देखिए नेचर की बात की जा रही है। ओके, देखिए बाहर आ गया। नेचर की बात की जा रही है। अब देखिए पहला लिखा गया, अगर हमारी बॉडी, कोई बॉडी का पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। नेगेटिव नेगेटिव मतलब सिमिलर चार्ज हो। देखिए पॉजिटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, तो रिपल्सन नेचर हुआ इनका। नेगेटिव नेगेटिव है तब भी रिपल्सन हुआ। अब देखिए जैसे डिसिमिलर मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हुआ तो ये अट्रैक्शन, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हुआ तो भी अट्रैक्शन। मतलब जब पॉजिटिव पॉजिटिव था तो रिपल्सन हुआ, और जब पॉजिटिव नेगेटिव हो गए तो अट्रैक्शन हो गए। ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मतलब चार्ज की प्रॉपर्टी। जैसे देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है हमारी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, लिखा क्या है हमारा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। मतलब कि ना चार्ज हमारा डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है। समझ रहे हैं कि चार्ज हमारा ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। समझ रहे हैं कि चार्ज हमारा कभी ना क्रिएट कर सकते हैं हम चार्ज को, ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि चार्ज हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। ये रही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। डिफिनेशन क्या है आपके? देखिए इनके बारे में लिखा गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब आप कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है। ऐसा नहीं कि चार्ज हमारा वो 1/2 ई हो, चार्ज हमारा 0.5 ई हो, 0.3 ई हो, इस टाइप से हमारा चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चार्ज हमारा जब भी रहेगा वो फिक्स्ड अमाउंट में रहेगा। मतलब जैसे बंडल में रहता है चार्ज। जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे दिया गया एग्जांपल में 1e 2e 3 है, फिक्स है। ऐसा नहीं 1/2 2/3 4/3 इस टाइप से नहीं है। चार्ज हमेशा हमारा फिक्स रहता है। 1e 2e 3 ऐसे एनी होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ, अब देखिए पॉजिटिव हो सकता है चार्ज, नेगेटिव हो सकता है। ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला। ठीक है, क्यू बराबर में प्लस माइनस एनी। अब ई क्या है हमारा? ई हमारा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन का है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब ये रहा हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के क्या क्या मेथड होते हैं, किस तरीके से कोई बॉडी चार्ज होती है। पहला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी मतलब इस तरीके, मतलब ये जो हमारा मेथड है चार्ज करने का, इसमें कोई भी एक बॉडी जब दूसरी बॉडी कांटेक्ट में आती है, मतलब ये कांटेक्ट में आएगी, टच करेगी तब चार्ज होगी। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जब जब तक बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं है तब तक वो चार्ज नहीं होगी। ये पहला मेथड है। लिखा क्या है आपका, व्हेन अ कंडक्टिंग बॉडी इज टच्ड बाय ए चार्ज बॉडी। जब हमारी ये कंडक्टिंग बॉडी, समझ रहे हैं, देखिए, जब हमारी ये कंडक्टिंग बॉडी जो है हमारी, वो कांटेक्ट में आती है चार्ज बॉडी के, समझ रहे हैं, ये हमारी कंडक्टिंग बॉडी है, कांटेक्ट में आती है चार्ज बॉडी के, टच होने पर, टच होकर कांटेक्ट में आती है एक दूसरे टच। मान लीजिए आपका ये चार्ज बॉडी या कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टिंग बॉडी आप जान लें जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ये चार्ज बॉडी नहीं, ये चार्ज नहीं है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। ये बॉडी हमारी चार्ज है, इसमें चार्ज है। अब जब ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आ गए तब ये भी बॉडी चार्ज हो गई, ठीक है। ये होता है मेथड ऑफ चार्जिंग। पहला मेथड यही है कि व्हेन अ कंडक्टिंग बॉडी इज टच्ड बाय ए चार्ज बॉडी, सम चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू कंडक्टिंग बॉडी। कुछ चार्ज इस चार्ज बॉडी से ट्रांसफर होकर इसमें चले जाएंगे तो ये भी बॉडी हमारी चार्ज हो जाएगी। तो ये रहा हमारा पहला मेथड, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें हमारी बॉडी कॉन्टैक्ट में आकर चार्ज होती है। अब ये हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसका मतलब ये जो दूसरा मेथड हमारा है चार्ज होने का, इसमें हमारी बॉडी बिना कांटेक्ट में आएगी, मतलब बिना टच हुए ही बॉडी को चार्ज कर देती है। मतलब कैसे, जैसे ये सिर्फ, जैसे मान लीजिए आपकी चार्ज बॉडी है, ये आपकी अनचार्ज है, ये अनचार्ज बॉडी जो आपकी मतलब कंडक्टिंग बॉडी जो है आपकी, वो इसके रेंज में आ जाए, बस इसके कांटेक्ट टच ना करे, इसके रेंज में आ जाए, ये फिर भी चार्ज हो जाती है। वो मेथड होता है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब विदाउट टचिंग या फिर विदाउट कांटेक्ट में आए। देखिए, अ चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर विदाउट टचिंग, बिना टच हुए ही, बिना टच हुए बॉडी में चार्ज आ जाता है। कैसे आ जाता है, देखिए, अगर कोई बॉडी चार्ज नहीं होती इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। जब ये चार्ज बॉडी हमारी जब इसके पास आती है ना, तो बॉडी के एक सरफेस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और अगले सरफेस पे आ जाता है, मतलब अपोजिट साइड आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। ये रहा हमारा थर्ड क्या है, व्हेन टू बॉडीज रब विद ईच अदर। मान लीजिए जब हम दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तब बॉडी चार्ज होती है। इस तरीके को बोलते हैं चार्ज बाय फ्रिक्शन। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये रहा हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है। ये हमारा कूलम्स लॉ, देखते हैं कूलम्स लॉ हमारा कहता क्या है, क्या लिखते हैं सर हमारी, कि फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली proportional to the product of charge and inversely proportional to the square distance between them। मतलब हमारा कूलम्स लॉ वो होता है, अगर कूलम्स लॉ कहा गया हमारा, इन्हीं दो चार्ज के बीच का जो प्रोडक्ट है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब उसका डिस्टेंस का स्क्वायर वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कूलम्स लॉ हमारा क्या कहता है कि कूलम्स लॉ आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारी, जिसे हम कूलम्स लॉ बोलते हैं, ठीक। डिफरेंस क्या हमारी, फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, इन्हीं दो चार्ज के बीच इन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स, उनका प्रोडक्ट जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये देखिए हमको मिला है, क्या बोला डिफरेंस हमारी, क्या बोली है, फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। देखिए, ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। आगे क्या बोला है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा फोर्स। मतलब अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा, जितना पास हमारा चार्ज पार्टिकल्स की दोनों रहेंगे एक दूसरे के, उतना ज्यादा हमको चार्ज मिलेगा। और कब मिलेगा, अगर चार्ज की वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की वैल्यू ज्यादा होगी तब हमको फोर्स ज्यादा मिलेगा। एक हमको रिलेशन मिला, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों कंबाइन किया तो हमको ये मिला, ठीक है। अब जब हमने ये प्रोपोर्शनल हटाया हमको एक कांस्टेंट मिला जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के।
तो क्या हमको फार्मूला F बराबर में K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये रहा हमारा कूलम्स लॉ का फार्मूला। ठीक है, इस फोर्स यूनिट क्या है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिट क्या है, न्यूटन है। डायमेंशनल फार्मूला हमारा ये रहा। ठीक है, अब K जो हमारा K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और K की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो वहां पे K की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगी 9 × 10⁹। K की यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डायमेंशनल फार्मूला हमारा ये होता है। ओके, ये था हमारा कूलम्स लॉ। अब देखिए कूलम्स लॉ हमारा वेक्टर फॉर्म में है। ठीक, पहला क्या है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड है हमारा। फर्स्ट केस देखिए क्या है हमारा, व्हेन बोथ चार्ज इन सिमिलर नेचर, मतलब जब हमारे दोनों चार्ज क्या हो, सेम नेचर का, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो। तो हमने यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव लेके दिखाया है। ठीक है, देखिए लिखा गया है इफ बोथ चार्ज आर ऑफ सेम नेचर, यदि बोथ चार्ज हमारा किसमें हो, सेम नेचर का हो, देन फोर्स बिटवीन देम विल बी रिपल्सिव। मतलब अगर दोनों चार्ज हमारे सेम नेचर को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। ये अभी हमने नेचर ऑफ चार्ज में समझा ही था, अब इसके पहले जो हमने बताया था। ठीक है, तो हम देखेंगे ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज Q1, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज Q2। ठीक है, अब जो हमारा ये F12 है और जो हमारा F2, पहले बात हम जानते हैं F12 क्या है। देखिए इसको हम कहेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, मतलब अब देखिए इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि चार्ज क्या है, सिमिलर है। तो जो फोर्स लगेगी पहले चार्ज पर, जो फोर्स लगेगी दूसरे चार्ज के द्वारा, वो है F12, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। पहले चार्ज Q1 पर Q2 चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगी उसको हम डिनोट कर रहे हैं F12। अब देखिए जब रिपेल करेगा तो ये चार्ज इधर भागेगा ना, डायरेक्शन ये दिखाया गया। ओके, अब देखेंगे इसके लिए F21 मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 चार्ज पर Q1 के द्वारा जो फोर्स लगा उसको हम दिखाएं F21। मतलब अगर ये इस पर फोर्स लगाए तो रिपल होगा, ये चार्ज इधर भागेगा, डायरेक्शन हमको इधर मिला, ये हमारा हुआ F21। ओके, अब ये R12 क्या है हमारा, जो हमने लिखा R का F12 क्या है, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए हम वेक्टर फॉर्म बता रहे हैं, हमको डायरेक्शन भी बताना है। अभी हमने कूलम्स लॉ पढ़ा वो सिंपल सा था, डायरेक्शन हमने बात नहीं की। जब हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे उसमें हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि चार्ज हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो R कैप 12 इसका मतलब ये है कि इसको पढ़ेंगे हम यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड चार्ज Q1 टू Q2, मतलब जो हमारा यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, Q1 से Q2 जा रहा है ये। और ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1, Q2 से Q1 जा रहा है। ओके, समझ में आया ये इतना। अब इधर देखिए अगर हम F12 निकाले, F12 मतलब ये F12 निकाले तो कूलम्स लॉ का फार्मूला ये होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमने K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिख दिया क्योंकि हमने चार्ज दिया था Q1, दूसरा लिया Q2, तो Q1 Q2 रखा, बाई डिस्टेंस क्या था, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R दिया था तो हमने R स्क्वायर कर दिया। अब वेक्टर फॉर्म में बताना, हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन हम वो लेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है उसी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर भी लेंगे। तो देखेंगे हमारा ये जो F12 है ये लेफ्ट साइड जा रहा है, तो हमको यूनिट वेक्टर वही चाहिए जो लेफ्ट साइड के लिए है। तो देखेंगे ये देखो, और ये वाला यूनिट वेक्टर इसी साइड है, हमने देखो इसीलिए हमने ये लिया है, ये वाला यूनिट वेक्टर लिया। ठीक है, अब F21 निकालेंगे, जब हम F21 निकालेंगे, F21 के लिए कूलम्स हमने लिखा, अब हमको यूनिट वेक्टर वो चाहिए जो F21 के डायरेक्शन हो। तो F21 डायरेक्शन में ये रहा हमारा R12, हमने ये लिया। ठीक है, अब देखेंगे तो R12 मतलब जो यूनिट वेक्टर ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक निगेटिव हो जाएगा। अगर हम बराबर करना चाहें तो निगेटिव लगा देंगे, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए अगर हम देखेंगे, अगर ये हमारा R12 है, देखिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा, अगर ये हमारा R12 है, ये बराबर है R21, समझ रहे हैं, निगेटिव लगा क्योंकि साइन अपोजिट है, बाकी मैग्नीट्यूड वही है, इसलिए हमको निगेटिव में लगाया। इसका मतलब R12 है और R21 है। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि F12 बराबर माइनस F21, क्यों किया जानते हैं पता है, क्योंकि हमने किया है इस R12 की जगह पर, अगर हम ये देखो R12 बराबर है माइनस R21, R12 उठा के अगर हम ये रखेंगे तो माइनस R21 रखेंगे, तो ये माइनस हमारा यहाँ आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये चीज जो है वही चीज यहाँ भी है, इसके जगह हम ये रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो अब ये दोनों सेम हो जाएगा, बस फर्क ये रहेगा निगेटिव आ जाएगी, ये निगेटिव आ जाएगा, इसीलिए हमने लिखा है F12 बराबर होगा माइनस F21। ओके, सेकंड केस देखिए क्या है, व्हेन बोथ चार्ज इन अपोजिट नेचर, जब हमारे दोनों चार्ज अपोजिट नेचर, मतलब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तब उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो देखिए ये देखो अट्रैक्शन हो रहा है इस चार्ज की वजह से,
और इस साइड में डायरेक्शन ये हो रहा है, डायरेक्शन देखिए इधर अट्रैक्ट हो रहा है, इधर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। फोर्स ऑन, ठीक। अब यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा था, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब फोर्स ऑन चार्ज क्यों, ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से जो इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से ये चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, और Q2 की वजह से, इस Q2 की वजह से, Q2 की वजह से जो चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, जो हमारा अट्रैक्शन लग रहा है, वो क्या कर रहा है, इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। देखिए इसको हम लिखा है F12 से। उसी तरीके से हम F12 निकालना चाहे तो F12 हमारा ये राइट साइड है, तो राइट साइड ले हमने फार्मूला लगाया, K Q1 Q2 लिखा, R स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब R1 कैप I2 की है, क्योंकि देखो ये डायरेक्शन राइट साइड ये भी जा रहा है और राइट साइड ये भी जा रहा है, इसलिए हमने R12 लिया है। F21 के लिए, F21 ये हमारा, ये F21 लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड के लिए हम ये यूनिट वेक्टर लेंगे, तो देखिए हमने यही लिया है। यहाँ भी वही कंडीशन है, यूनिट वेक्टर हमारा एक दूसरे से अपोजिट है, तो अपोजिट होने की वजह से हम अगर बराबर करना है तो नेगेटिव लगा दे, बराबर हो गया। फिर देखो हमने इसमें जो हमारा R12 था, ठीक है, देखिए अगर ये ना समझे इधर देख लीजिए, फिर आप वो समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर दिक्कत होगी तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन है आपका, ठीक है। जैसे देखिए कि अगर ये F12 हमारा है K Q1 Q2 पर आपने लिखा है R1 कैप 1 R12 कैप बराबर में माइनस में R21 कैप है, मतलब R12 जो है वो बराबर है माइनस R21 के, तो हमने R21 हटा दिया। देखो हमने R12 हटा के माइनस में R21 लिखा, देखो यही इक्वेशन यहाँ लिखी गई है, F12 बराबर में K Q1 Q2। अब जो हमारा R12 था वो हट कर ये आ गया, देखो अगर हम देखेंगे, अब देखो ये दोनों चीजें सेम है, F21 और F12 दोनों चीजें सेम, बस फर्क क्या निगेटिव लग गया है, तो निगेटिव लगने की वजह से जो हमारा फोर्स F21 है वो बराबर होगा निगेटिव F21 के, ठीक है। ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ, ओके। इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखिएगा, काफी बेटर तरीके से आपको लिखवाया जा रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए ये रहा हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब अभी तक हम जो कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ जो हम निकाल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से फोर्स हम निकाल रहे थे, किन्हीं दो चार्ज वजह से निकाल रहे थे, मतलब 2 पॉइंट चार्ज थे, लेकिन अब हम हमारा जो चार्ज है अगर 2 से ज्यादा होते तो हम कैसे निकालते, तो उसके लिए हमको एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम निकालते। अगर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अगर कई सारे चार्जेस होते हैं तो हम निकालते हैं उन पर फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके। जैसे लिखा क्या है, इन ए सिस्टम ऑफ n चार्ज, अगर कोई सिस्टम हो, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो उसमें n चार्ज हो, मतलब नंबर ऑफ चार्ज हो, ठीक है, द टोटल चार्ज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्ज ऑन दिस चार्ज। मतलब अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज हो तो उसमें कई सारे चार्ज, अभी तक जो हम कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे उसमें सिर्फ 2 चार्ज थे, ठीक, कितने चार्ज थे, 2 चार्ज थे। अगर किसी सिस्टम के लिए हम निकालेंगे, ये सिस्टम में कई सारे चार्ज होते हैं, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके निकालेंगे। जैसे देखिए इसमें बोला है ना, इसमें बोला है, देखिए इन ए सिस्टम ऑफ n चार्ज, ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, मान लीजिए हमारा वन जो एक चार्ज है वो हमारा Q1 है, ठीक है, ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्ज। मतलब अगर इस चार्ज पर किसी सिस्टम में, अगर इस चार्ज पर हम फोर्स निकालना चाहे तो इस चार्ज में जो फोर्स होगा इन सभी के फोर्स के वेक्टर सम होगा, समझ रहे हैं। ये किसी एक सिस्टम में है, समझ लीजिए ये किसी हमारा, ये जो चार्जेस हमारे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस किसी एक सिस्टम में है, ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स निकालें तो जितने बचे हुए चार्ज होंगे उनके द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा उसका जो वेक्टर सम होगा वही इसका फोर्स होगा। देखिए हमने निकाला ना, अगर हमको F1 पर फोर्स निकालना है तो फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, थर्ड की वजह से फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है, फोर्थ की वजह फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है, और ऐसे n चार्ज होंगे तो n चार्ज पे जो इस पर फोर्स लगेगा इन सभी का वेक्टर सम जो होगा वो बराबर होगा इस पर, समझ रहे हैं। अब ये Q1 ना लेकर आप Q3 भी ले सकते हो, चाहे इस पर ले सकते हो, ठीक है। किसी एक चार्ज पर अगर पूछेगा इसका मतलब आप जानते हैं कि बचे हुए चार्ज पर जो फोर्स लगेंगे इस पर द्वारा वो सारे बराबर होंगे किसी एक सिंगल चार्ज के, ओके। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की यूज करके हम मल्टीपल चार्ज पर फोर्स निकाल सकते हैं। अभी हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था उसमें सिर्फ 2 चार्ज के लिए फोर्स निकाल सकते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कंपैरिजन बिटवीन Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके पीछे कंपेयर किया गया है, ठीक है। जैसे अगर 2 प्रोटॉन हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और
और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन करें तो उनका रेशियो आएगा जो सिमिलर होंगे, लगभग 10 की पावर 36 आएगा। ठीक है, अब ये निकालें कैसे आप देख लीजिए एक बार। जैसे इसके लिए हम दिखाते हैं आपको कि Fe बाई एफ जी है, फार्मूला क्या होता है Fe का, के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए आर स्क्वायर को यहीं से कैंसिल कर दिए, खत्म कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें सेम रहेंगी, चार्ज हम वही रखेंगे। ठीक है, अब बचा हमारा के Q1 Q2 बाई में G m1 m2। अब बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, समझ रहे हैं किसकी बात, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो के की जो वैल्यू है तो होती है 9 × 10⁹ अभी सबसे पहले बताया गया था 9 × 10⁹। Q1 मतलब पहला भी चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁹, 1.6 × 10⁻19, और दूसरा भी चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 1.6 × 10⁻19। समझ रहे हैं। अब जी की वैल्यू होती है 6.87 × 10⁻11 हो गया। m1 क्या है, m1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं, m1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास आप लिख सकते हैं 9.1 × 10⁻31। फिर दूसरा भी मास क्या है, इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, 9.1 × 10⁻31। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा, सॉरी इतना आंसर आपका आएगा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हैं। कंपैरिजन है कि अगर हम किन्हीं दो प्रोटॉन के बीच में कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, हमको मिलेगा 10⁻36। इसका मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 गुना ज्यादा होगा। यहाँ देखिए अगर हम दो इलेक्ट्रॉन लेंगे उनके बीच में कंपैरिजन निकालेंगे, इसका मतलब कि अब देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻43 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। इसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है उनके बीच में अगर हम निकालेंगे रेशियो, कंपैरिजन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में लगेगा, इस फोर्स से 10⁻39 ज्यादा होगा। समझ रहे हैं। तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए, ये रहा हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिखा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट at any particular point of electric field is equal to the force experienced by unit positive test charge। unit positive test charge मतलब Q नॉट, समझ रहे हैं, Q नॉट प्लेस एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम कैसे करते हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो अभी आपको पता था अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है तो हम करते क्या है। ठीक है, है क्या, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना रहता है तो मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा क्यों चार्ज है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज पर इस क्यू नॉट चार्ज की वजह से जो इस पर फोर्स लगता है, समझ रहे हैं, क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से जो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे। अब देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, इसकी वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स होता है वही होता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से क्यू नॉट चार्ज की वजह से। ठीक है, अब देखिए जो हमारा क्यू नॉट चार्ज होता है ये बहुत बहुत छोटा चार्ज होता है। ठीक है, बहुत ही बहुत छोटा चार्ज होता है, इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, मतलब क्यू नॉट चार्ज की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि क्यू नॉट चार्ज की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। तो क्यू नॉट चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर जो किसी पॉइंट पर जो हमारा फोर्स एक्सपीरियंस होता है वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। फार्मूला क्या बना, E बराबर में F बाई क्यू नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं E से, और यूनिट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, कूलम की सॉरी चार्ज की कूलम होती है, न्यूटन पर कूलम हमको मिला। डायमेंशनल फार्मूला हमारा ये है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब किसी भी एक पॉइंट चार्ज पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए इसमें लिखा लेट अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमने एक छोटा सा, अगर हमको किसी भी टेस्ट चार्ज किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमको
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको फोर्स चाहिए और क्यू नॉट चाहिए। तो अगर हमको इस पॉइंट, मान लीजिए हमको इस चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमको एक कोई दूसरा चार्ज होना चाहिए। तब जब तक दूसरा चार्ज नहीं है तब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई अदर चार्ज रहेगा तभी तो फिर रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो हमने मान लिया, लेट अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट लिया, जो इसको हमने प्लेस किया, मतलब रखा है किस पर, पॉइंट पे पर, और हमारा क्यू चार्ज पॉइंट ओ पर है। तो इसकी वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो होने का डायरेक्शन क्या है, रिपल्सिव मतलब राइट साइड जा रहा है, रिपल कर रहा है, ये वाला चार्ज को रिपल करेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल किया, ये इस साइड फोर्स डायरेक्शन हमको मिला। अब इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है हमने माना r, ठीक है, हमने माना क्या है, r माना है। तो हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, कूलम्ब प्लस है k q1 q2 by r स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं ये हमारा q1 है और ये जो हमारा है ये हमारा q2 है। तो q1 जगह हमने क्यों रखा, q2 जगह हमने q नॉट रखा, ये देखिए बाई आर स्क्वायर का फोर्स हमको मिल गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ठीक है। तो E बराबर में F बाई क्यू नॉट हमने रखा, F की वैल्यू ये थी, ये हमने रखा, क्यू नॉट हमने ये रखा। अब आप देखेंगे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हमको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज पर, मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज, ये लिखा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ओके, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे हमने निकाला था फोर्स, हमने निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमने निकाला था जब दो चार्ज से ज्यादा होते थे, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज से ज्यादा होते थे, कई सारे चार्ज होते थे, नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज होते थे, मतलब नंबर ऑफ चार्ज होते थे, तो उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाकर निकालते थे। इसी तरीके से अगर कई सारे चार्जेस हैं, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम फिर लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। लगभग डिफरेंशियल वही सेम है, क्या है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ आर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज एट दैट पॉइंट। मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट P है, मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा P है, इस पॉइंट P पर हमको मान लो एक चार्ज हमारा, कई सारे चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, मान लो Qn, ऐसे कई सारे चार्ज है, ठीक है। इससे डिस्टेंस मान लो R1, इससे डिस्टेंस मान लीजिए R2, ये R3, ये R4 और ये Rn मान लो, ठीक है। इस पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते थे। अब यहाँ कई सारे चार्ज आ गए, इस पर कैसे निकालेंगे, इस पर हम निकालेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम मानते हैं इस पॉइंट चार्ज पर हम ले आकर रख देते हैं क्यू नॉट, ठीक है, क्या ले आकर रख देते हैं, क्यू नॉट चार्ज। अब इस क्यू नॉट चार्ज पर इन सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सभी चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो डिफरेंशियल क्या है कि अगर हम इस पॉइंट चार्ज पर मान लीजिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी, तो प्लस ए भी है, सब प्लस चार्ज है आपके, ठीक है, सब कैसे चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो प्लस ए भी प्लस क्यू नॉट होता है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर बनेगी वो ये इस डायरेक्शन में मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मिलेगी, ऐसे आपको E2 मिलेगा, फिर आपको E3 मिलेगा, फिर आपको E4 मिलेगा, फिर आपको En मिलेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो इसमें है क्या कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। E वेक्टर मतलब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E होगी, तो सभी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनका सम E इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस डॉट 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 En, तो जिसका जितने नंबर ऑफ चार्जेस हो, ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। अब बात आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, व्हेन अ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर लेंथ, मतलब जब कोई चार्ज हमारा किसी भी लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए फार्मूला हमारा लगता है लेमडा, जिसको हम देते हैं क्यू बाई एल। क्यू हमारा है चार्ज और एल हमारा है लेंथ ऑफ, जो भी हो, लेंथ ऑफ वायर, कुछ भी ले सकते हैं, वायर की लेंथ है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, व्हेन चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर सरफेस, मतलब किसी भी सरफेस एरिया, किसी सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए फार्मूला क्या है, सिग्मा।
सिग्मा सिग्मा को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करेंगे जो रहेगा q बाई a मतलब सरफेस एरिया। इसी तरीके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, व्हेन चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए वॉल्यूम, जब कहीं हमारा चार्ज q है वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके लिए फार्मूला लगता है रो बराबर में q बाई v, क्योंकि हमारा चार्ज है, v क्या हमारा वो वॉल्यूम है। ओके, नोट कर दीजिए। चलिए अब देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये बात जान लीजिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनी हुई है देख रहे हैं आप, ये हमारे इमेजिनेशन का एक पार्ट है, ठीक है, ये एक्चुअल में कोई किसी देखा होगा नहीं है, ठीक है, कोई देखा होगा जैसे साउंड साउंड मतलब साउंड की जो वेव होती है वो हमको इमेजिनेशन पार्ट दिखाया जाता है, इस तरह वेव का फॉर्म ऐसे हमारी साउंड की वेव जाती है, वो क्या हमारे इमेजिनेशन का पार्ट है। उसी तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये भी हमारे इमेजिनेशन का एक पार्ट ही है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें लिखा है केस फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब देखिए अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है, मतलब जो हमारा पॉइंट चार्ज अगर वो पॉजिटिव है तो उससे जो आउट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर साइड है, देखिए चार्ज से बाहर जा रहा है ना, देखो देखो ऐसे बाहर जा रहा है ना, रेडियली आउटवर्ड, समझ रहे हैं। अब सेकंड केस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज, अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है उसके वजह से रेडियली इनवर्ड चार्ज देखो अंदर से आ रहा है, तो क्या मिला हमको यहाँ पे रेडियली इनवर्ड, रेडियली अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, देखिए जो जो लाइन बनी है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है, ये लाइन बनी हुई है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब थर्ड देखिए क्या है कि अगर दो इक्वल चार्ज हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन अपोजिट नेचर के हो, ठीक है, देखिए ये प्लस है ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें देखेंगे प्लस नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी, अगर हमारा एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमारा नेगेटिव है तो कुछ इस तरीके से आएंगे, ये देखो उस तरीके और साइड साइड में ऐसे हो कैसे जाएगी, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको देखने को मिली, ठीक है। केस फोर्स क्या है, जब हमारा दोनों पॉजिटिव चार्ज है उस कंडीशन में देखो रिपल हो रहा है, मतलब अभी तक देखो अट्रैक्ट होकर प्लस माइनस के पास गया लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस है तो रिपल हो रहा है, रिपल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाना तो जाती थी इसके बाद लेकिन रिपल हो गई, ऐसे देखो मुड़ गई, रास्ते से मुड़ गई, दोनों इधर इधर रिपल कर गए, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, देखिए लिखा क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल उसे कहते हैं कि अगर दो इक्वल चार्ज हो रहे मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट नेचर के अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पास में हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे देखिए एक हमारा चार्ज माइनस क्यू है हमारा प्लस क्यू है, दोनों क्यू क्यू ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन नेचर क्या है अपोजिट है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ये दोनों चार्ज है एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर सेपरेट हुए उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, समझ रहे हैं। अब दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 12, तो मान लेते हैं हमारा ये कोई हमारे एक्सिस सेंटर O है, ये L पूरा डिस्टेंस कितना हुआ 12 हुआ, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा P वेक्टर है, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है, इसका डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, समझ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, P वेक्टर बराबर टू Q into 2L, मतलब चार्ज है और उनके बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन ही होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, एंड इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम के लिए सॉरी चार्ज के लिए कूलम और लेंथ के लिए मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला आप लगा सकते हैं, कूलम के लिए 80 होता है, m के लिए मीटर के लिए L होगा, 80 L हो गया, ओके, समझ रहे, ये रहा डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। अब देखिए अगली हेडिंग क्या है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मतलब हमको ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, ये हमारा क्या है डाइपोल है, इस डाइपोल की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इसमें दो केसेस है, ठीक है, इसमें दो केसेस है। फर्स्ट केस क्या है हमारा, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, समझ रहे हैं, मतलब समझिए कि हमको डाइपोल के एक्सिस पे, ठीक है, डाइपोल के एक्सिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और उस डाइपोल के सेंटर से, ठीक है, क्या लिखा है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल का एक्सिस पे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल,
मतलब ये रहा हमारा डाइपोल, डाइपोल का ये सेंटर मान लीजिए ओ हमने माना, तो इस सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर किसी पॉइंट पर हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने उस पॉइंट को मान लिया P। ठीक है, इस P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये माइनस क्यों होता है, डाइपोल हमारा कैसे, देखो डाइपोल बना हुआ है भाई, हमने यहाँ लाया है, ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, तो हमने माना इसको पहला चार्ज और ये हमारा दूसरा चार्ज है, एल एल वही सारी चीजें यहाँ लिखी गई है। ठीक है, अब इसके सेंटर से हमको x डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। ठीक है, तो आपको पता है कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी पॉइंट के लिए, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए हम फार्मूला निकाले थे के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में जैसा फार्मूला क्या निकाले थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस चार्ज की वजह से और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस चार्ज की वजह से। ठीक है, अब देखिए, अब इस किसी भी पॉइंट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, हम करते क्या थे, यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखते थे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये हमारा क्यू है और इस पॉइंट पर हम क्यू नॉट चार्ज रखते थे, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव रखा होता था, तो अट्रैक्शन होता था। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, देखो E1 मतलब फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लेफ्ट साइड देखने को मिली। ठीक है, समझ रहे, दूसरे चार्ज का है पॉजिटिव, और जो चार्ज रखा जाता है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज वो कैसा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वजह से रिपल होता है, रिपल होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको राइट साइड देखने को मिली। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, यहाँ पर जो हमने डायरेक्शन वेक्टर का जो सिंबल दिखाया डायरेक्शन के लिए, यहाँ छोटा है और इसकी लेंथ छोटी है और इसकी लेंथ बड़ी है। तो आपको याद होगा, ठीक है, आप जो क्लास 11th में वेक्टर पढ़े होंगे, तो आपको याद होगा कि अगर ये वेक्टर का सिंबल है तो ये एरो देता है डायरेक्शन, एरो आपको बताता है डायरेक्शन, और जो वेक्टर की लेंथ है ये बताता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ये जो चार्ज हमारा है इस पॉइंट के लिए काफी दूर पर है, तो दूर पर होगा तो इसका इफेक्ट कम होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगी, इसलिए हमने इसका लेंथ कम किया, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के मामले में कम है, क्योंकि E2 जो है इस पॉइंट के पास में है, तो ये ज्यादा रिपल करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी। इसलिए देखिए E2 का लेंथ ज्यादा है, E1 का लेंथ कम है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, देन E1 निकालना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फार्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो हमने के क्यू रखा और हम इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, कहाँ से, इस पॉइंट की E1 मतलब पहले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो के क्यू होता है आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक का l है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, x प्लस एल, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, E2 निकालेंगे, तो E2 के लिए देखेंगे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, l है, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, हमको ये मिल जाएगा, हमने लिखा है x माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इस पॉइंट पर ई नेट बताना है, क्या बताना है, ई नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बतानी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे, बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखिए के E2 रखा, वैल्यू यहाँ रखा, E1 की यहाँ रखा। ठीक है, फिर हमने के क्यू कॉमन लिया, यहाँ 1 बचा, ये। ठीक है, अब फिर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा तो हम देखेंगे ये इससे कटेगा, बचेगा ये यहाँ आ गया। ठीक है, फिर ये इससे कटेगा, ये बचेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ आ गया। ठीक है, अब अगर हम जिसकी जगह कम है इसकी वजह से आप समझ लीजिएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, 4xl इतना इतना। ठीक है, तो हमने देखिए आगे लिखा है। ठीक है, अब आपको पता है अभी आपने यहाँ निकाला है 2ql, देखो 2lq मतलब q12 मतलब इसको आप 2ql लिख सकते हो ना, ये 2ql है, तो अगर हम देखेंगे ये 4 है। ठीक है, 4 है, इसका 2 अलग कर लेंगे आप। ठीक है, जैसे करके दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए, जैसे ये वाला टर्म देख लीजिए आप, जैसे हमने इसको वैसे ये टर्म लिखा है, तो के क्यू 4xl बाई में एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो अगर देखेंगे इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 क्यू एल लिख देते हैं और के एक्स लिख देते हैं बाई में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम देखेंगे ये 2ql ही जो हमारा p है, तो हमने लिखा है 2p के एक्स बाई में एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए यहीं से ये लिखा गया है। ठीक है, ओके, फिर क्या होता है कि हमारा जो ये x है, ये जो हमारा x है डिस्टेंस जो है, ठीक है, इस l के मुकाबले बहुत बड़ा है। ठीक है, ये जो हमारा x है इस l के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है। देखिए x वेरी वेरी ग्रेटर देन l,
इसकी वजह से एल जो हमारा है वो लगभग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0 पुट कर दिए। ठीक है, जब हम 0 पुट कर दिए 0 खत्म हो गया। ये भी देख लीजिए कैसे हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब हमारा एल 0 हो गया तो ये नीचे वाला टर्म देखिए, जो एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, जब एल 0 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 0 बचा, एक्स स्क्वायर पे 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर ही बचा, इसका होल स्क्वायर हुआ एक्स की पावर 4 हुआ। ठीक है, अब यहाँ एक्स की पावर 4 होगा, ऊपर एक्स होगा, एक कट हो गया, यहाँ एक्स क्यूब बचेगा, तो नीचे देखिए एक्स क्यूब हो गया, सिर्फ बचा 2kp का। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमने ये दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे, तो इसी तरीके से आप अपनी नोट्स में लिखिएगा। ठीक, अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब देखिए हमारी दूसरी हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये था हमारा दूसरा, पहला हमने अभी कर चुका था। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझ रहे हैं? ठीक है, अब इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब इस डाइपोल के बाइसेक्टर पे हमको इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये रहा हमारा डाइपोल, डाइपोल का सेंटर O है, इसका बाइसेक्टर मतलब उसके हाफ से तरफ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर जाएगा, तो उससे x डिस्टेंस दूरी पर किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, ये रहा हमारा डाइपोल, इसके सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट P पर परपेंडिकुलर टू डाइपोल समझ निकाल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो अब देखिए पहला चार्ज नहीं माना, दूसरा चार्ज माना, आप डाइपोल डाइपोल के बीच का डिस्टेंस आप एल जानते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझो, जो हम बोले वही समझिए बस। ये हमारा फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज। ठीक है, अब आप देखेंगे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनी हुई है, अब इस पॉइंट पर कोई क्यू नॉट चार्ज आता था तो क्यू नॉट चार्ज हमारा पॉजिटिव होता था, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से रिपेल किया, ये इधर चल मतलब रिपेल किया बाहर चला गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव, देखो इस पॉइंट 4 पर अगर आप शुरू में देखे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट 4 निकालते थे, वहां पर किसी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो एक आप टेस्ट चार्ज लाते हैं जिसको आप क्यू नॉट बोलते हैं। तो हम मानते हैं यहाँ पर हम क्यू नॉट चार्ज रखे होंगे, तो क्यू नॉट चार्ज हमारा पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव ये भी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होने के रिपल हुआ, रिपल होने की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमको मिली, सेकंड चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको E2 मिली। अब फर्स्ट चार्ज हमारा नेगेटिव है, क्यू नॉट हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वजह से अट्रैक्ट हुआ, तो हमको फर्स्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस साइड मिली। ठीक है, ये फर्स्ट है सेकंड। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल समझ रहे हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा बना, ये भी थीटा बना है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ई नेट हमारा कुछ यहाँ से होकर जाएगा। ठीक है, ई नेट जो हमारा कुछ यहाँ से होकर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वाली बात कर रहा हूँ, ये हमारा पॉइंट P है। ठीक, ये हमारा E2 है, ये हमारा E1 है और ये हमारा E नेट है। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है समझ रहे हैं, तो ये कंपोनेंट हमारा होगा ई cos थीटा, इसके लिए ये भी होगा हमारा ई cos थीटा, चाहे आप E1 कह सकते हैं, मान लो E1 इसके लिए E2 था, इसके लिए E1 E2 cos थीटा। फिर से बताओ तो, चलिए बता देता हूँ, फिर से देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट P था हमारा, P आप लिखिए, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी E2 लिखिए, यहाँ पर आपको ऐसे E1 मिला है, E1 लिखिए, ये आपका E नेट है, E नेट। ठीक है, E नेट। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो जिससे थीटा अटैच होता है वो cos थीटा टर्म होता है, इससे थीटा अटैच है, ये cos थीटा टर्म हुआ। ठीक है, तो ये आप इनको मिला E1 है, E1 cos थीटा मिला, यहाँ भी एंगल थीटा बन रहा है, इससे थीटा अटैच दिया, ये इसके वजह से मिलेगा E2 cos थीटा। अब देखेंगे इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे E sin थीटा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, और इसका भी एक परपेंडिकुलर, इसका भी एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, ये भी क्या मिलेगा हमारा E2 sin थीटा। आप देखेंगे हमारी हमने यहाँ माना है कि जो हमारा E1 है E2 वो दोनों E ही है, E1 E2 एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, E1 E2 जो हमारा है एक दूसरे के बराबर, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, बस क्या था, नेचर अपोजिट था, और उनके बीच का डिस्टेंस भी इस बार सेम है, जिसकी वजह से E1 और E2 हमारे क्या बराबर है। तो E1 E2 बराबर होने की वजह से ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के थे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये उधर जाना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इसकी वजह से बनेगी, एक इसकी वजह से इसकी वजह से, मतलब E1 E2 वजह से बनेगी। अब यहाँ पर E1 E2 हमारा बराबर है, इसकी वजह से हमको क्या मिलेगा,
टू ई हो जाएगा, एक ई है एक ई, टू ई कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए ई नेट हमने लिखा है टू ई कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए E1 E2 बराबर था E के, मान लिया हमने कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो हमने माना E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो के क्यू आर की जगह पर, आर मतलब ये डिस्टेंस, ठीक। आर की वैल्यू क्या है, ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे आएगा ये, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये एल स्क्वायर हुआ, ये एक्स स्क्वायर हुआ, तो ये डिस्टेंस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा आर था तो हमने लिखा, ठीक है। अब रूट और रूट था, ये स्क्वायर लगा था, रूट हट गया, ये मिला हमको, ठीक है। तो हमको ई नेट क्या मिला है, ई नेट यहाँ से मिला हमको टू ई कॉस थीटा। तो टू लिखा, ई के जगह पर हमने ये वैल्यू लिखी के क्यू बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने यहाँ ये एंगल हमारा थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा फार्मूला होता है बेस अपन हाइपोटेनस, ये हमारा बेस हुआ, ये हमारा हाइपोटेनस हुआ। तो बेस बाई हाइपोटेनस हमने लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए, अब रूट का मतलब होता है पावर 1/2, समझ। जैसे अगर लिखा है एक्स रूट लिखा है, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, इसका मतलब 1/2 इसकी पावर है। तो पावर 1 यहाँ और पावर 1/2 यहाँ जोड़ेंगे, 3/2 मिलेगा हमको, ऊपर वाला ऊपर वही है, ठीक है। अब 2ql ये हमारा मोमेंटम होता है, डाइपोल मोमेंटम, मोमेंट है। तो ये हमारा p हो गया था के पी, और ये x मान लेते हैं बहुत बड़ा होता है l की अपेक्षा, तो l 0 हो जाता है। यहाँ से हमको मिला ये वेक्टर फॉर्म में हमको ये देखने को मिला, ठीक है। ये हमको मिला एक्सप्रेशन किसके लिए, इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम अगली हेडिंग क्या है हमारी, अगली हेडिंग देखिए, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको कोई डाइपोल हमारा है वो यूनिफॉर्म, सॉरी मैग्नेटिक नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, वहां से मैग्नेटिक आ गया, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। मतलब ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस पर हमने डाइपोल रखा है, इस डाइपोल पर हमको टॉर्क बताना है, ठीक है। समझ रहे हैं हम, इसको इरेज कर दे क्या, नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करना है इसको, ठीक है। चलिए ठीक है। अब हमको टॉर्क बताना है, ठीक। क्या बताना है, टॉर्क बताना है, ठीक। तो अब देखिए जगह नहीं इसलिए हमने वहां लिखा है, टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, ये होता है क्या होगा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर, ये चलो लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, या फिर डाइपोल बिटवीन बिटवीन चार्जेस, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये रहा हमारा डाइपोल, डाइपोल मतलब कि हमारा नेगेटिव चार्ज, हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो डाइपोल ना, इनकी वजह से डिस्टेंस एल प्लस 12 हो गया, ठीक है। अब ये डाइपोल था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा बना रहा है, इतना समझ रहे हैं, ठीक। अब अगर ये थीटा बना है, इसके दो कंपोनेंट बटेंगे, एक बचेगा कॉस थीटा में, एक बचेगा साइन थीटा में। तो परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा, था ये देखो एल हुआ एल साइन थीटा, और ऐसे यहाँ भी हुआ, इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा एल साइन थीटा, और जो पैरेलल होगा वो होगा एल कॉस थीटा। हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाइपोल के बीच में एक एल से एक एल साइन थीटा और एल साइन थीटा, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिलता है यहाँ से, ठीक है। हमको यहाँ से मिलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले फोर्स लिखते हैं, ठीक है। फोर्स क्या है हमारा, फोर्स हमको क्यू ई मिलेगा, चार्ज मतलब चार्ज के साथ हमको फोर्स क्या मिलेगा, क्यू ई मिलेगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो दोनों चार्ज के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब अगर हम ये जोड़ देंगे, देखो अगर हम जोड़ें तो ये जोड़ेंगे तो ये हमको मिला, तो एल ये था, एल हमको ये भी हो जाएगा, ये बराबर होगा, तो 2l sin थीटा कितना हो जाएगा, 2l sin थीटा, ठीक है। यहाँ स्टार्ट आया, चलिए आगे देखिए, ठीक। अब देखिए ये जो हमारा फोर्स निकला है यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ फोर्स निकला है माइनस क्यू ई,
ठीक, ये अब देखिए ये जो फोर्स है टॉर्क कोई मान लीजिए ये हमारा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे 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 इसको क्या है रोटेट करना चाहते हैं, तो ये फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाहेगी और ये फोर्स इसको ऐसे तभी तो ये रोटेट होगा ना, तभी टॉर्क हमको मिलेगा, ठीक है। मतलब एक हमारी फोर्स चार्ज सेकंड चार्ज लग रहा है वो हमको मिला माइनस क्यू ई, और फर्स्ट चार्ज हमको मिल रहा है प्लस क्यू ई, ठीक है, समझ रहे हैं। इस यहाँ पर हमको फोर्स मिला, अभी फोर्स कैसे मिला फार्मूला जान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है एफ बाई क्यू नॉट होता है या फिर क्यू होता है, तो यहाँ से हमको एफ मिला क्यू ई, ठीक है, यहीं से हमको मिला है ये, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्यू ई मिला, ये नेगेटिव जाता है, यहाँ से हमको माइनस क्यू ई मिला, ठीक है। ये इसको रोटेट करने में, डाइपोल को रोटेट करने में ये फोर्स दोनों लग रही है, ठीक है, एक इधर से रोटेट कर रहा है, ये से नीचे दब रहा है, ये ऊपर उठ रहा है, तब ये रोटेट होगा, ठीक, समझ रहे हैं। देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लस क्यू, समझ रहे हैं, मतलब चार्ज प्लस क्यू पे जो हमारा फोर्स मिला है वो हमको क्यू ई मिला, हमने ये क्यू मिला। अब जो हमारा ये फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, मतलब अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फोर्स हमारा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रही है, देखिए, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज माइनस क्यू, तो माइनस क्यू पर जो चार्ज लग रहा है उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, फोर्स लग रही है इधर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमको जो नेट फोर्स मिलेगा वो एफ नेट मिलेगा F1 प्लस F2, तो F1 की वैल्यू क्यू ई है, F2 की वैल्यू माइनस क्यू ई, क्यू ई माइनस क्यू ई क्या जीरो मिला, मतलब हमको नेट फोर्स जो इस डाइपोल पे मिला वो हमको क्या मिला, जीरो मिला, ठीक। तो फोर्स क्या होता है, तो क्यू ई होता है, यह मिला 12 sin थीटा, मतलब हमको यहाँ से मिल रहा है क्यू ई 2l sin थीटा, इसको हम सेट कर लें, थोड़ा सा 2 कर सकते हैं, 2 क्यू1 लिख सकते हैं, ई sin थीटा। अब आप देखेंगे 2 क्यू एल ही होता हमारा डाइपोल मोमेंट, पी ई हो गया, साइन थीटा हो गया, ये क्या मिला हमको, टाउ मिला है, मतलब टॉर्क हमको मिला, ठीक है। अब टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, कैसे, क्योंकि आपको पता होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही आपका होता है ए बी साइन थीटा, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं पी साइन थीटा को पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, ठीक। अब देखिए टॉर्क हमको कब मैक्सिमम मिलेगा, तो लिख लीजिए कुछ कंडीशन केसेस है, केस फर्स्ट देख लो, केस फर्स्ट, अगर थीटा बराबर में 90 डिग्री होगा तो हमको जो टॉर्क मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, मतलब टॉर्क बराबर में पी ई साइन थीटा होता है, साइन थीटा का 90 डिग्री हो गया, यहाँ से हमको टॉर्क मिला पी ई मिला, क्या मिला, पी ई। केस सेकंड देख लीजिए, केस सेकंड, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, ठीक है, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब अगर ये इस तरीके से ना होकर ऐसे रखा गया हो, तब हमको उस टाइम में टॉर्क 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, टॉर्क इस टाइम में हमको मिनिमम मिलता है, क्या मिलता है, मिनिमम, ठीक है। कैसे, टॉर्क बराबर में पी ई साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, पूरा टर्म 0, मतलब यहाँ से हमको टॉर्क मिलेगा 0, समझ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक। अब देखिए ये आपका था क्विक रिवीजन सेशन, जिसमें आप कम टाइम में, ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है, इसकी वजह से आप पूरा चैप्टर्स को आप अलग अलग करके पढ़िए, टिक करिए, ये ना करके हमने क्या किया, आपको बहुत कम टाइम में आपके पूरे चैप्टर को, हर एक रीडिंग को बहुत ही कम टाइम में सारा आपको बता दिया गया, ठीक है। अब आप ये इतना ही पढ़ लीजिए, मतलब अगर आप इतना पढ़ लेंगे सारा आपका एक आपके मतलब अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, सारा कुछ आपको बताया गया इसी में, ठीक। इसी तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा भाई, ठीक, समझ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, थैंक यू वेरी मच।